गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में रचनात्मक व्याकरण की बुक में से चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले मुहावरे। तो मुहावरे क्या है बच्चों, चलो देखते हैं। अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए किन स्थितियों में किस प्रकार के कथन का चयन किया जा सकता है, वो आइए पढ़कर हम समझते हैं। जो हमारी बात होती है उसको हम कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं, किसी सामने वाले को कैसे प्रभावशाली बनाकर हम बातचीत कर सकते हैं, उसके लिए किन स्थितियों में किस प्रकार के कथन का चयन मतलब प्रयोग किया जाता है, वो हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, स्थिति 1, बहुत दिनों बाद मित्र के मिलने पर। तो हम क्या कहेंगे, बहुत दिनों में मिले, या फिर तुम तो ईद का चांद हो गए। देखो, बहुत दिनों में मिले हम ऐसा कहते हैं। कभी कभार हम हमारी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कहते हैं, तो तुम तो ईद का चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों के बाद आप मुझे मिले। देखो, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, तो दौड़ में मित्र के प्रथम आने पर, वाह तुमने खुश कर दिया। तो उसकी जगह पर प्रभावशाली बनाकर हम क्या बोलेंगे, तुम्हारी सफलता देखकर दिल बाग बाग हो गया। क्या कहते हैं हम, तुम्हारी सफलता देखकर दिल बाग बाग हो गया। ये हम हमारी प्रभावशाली बात को यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं इस तरह से। तीसरी स्थिति में देखिए, तो बहुत तेज भूख लगने पर क्या कहेंगे, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सिंपल सेंटेंस है ना। और प्रभावशाली सेंटेंस कौन सा रहेगा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले है ईद का चांद, दूसरा है बाग बाग हो गया, और तीसरा पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं। हमें विश्वास है कि आपने कथन 2 ही चुने होंगे। इसमें से कौन सा कथन चुना होगा, तो कथन 2 ही चुने होंगे। यद्यपि दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, इसका मतलब 2 कथन कैसे चुने, तो बहुत दिनों में मिले, वो भी राइट है, और तुम तो ईद का चांद हो गए, वो भी सही ही है। ये प्रभावशाली कथन है क्योंकि इनमें मुहावरे है ना। प्रभावशाली कथन कैसे बनता है, तो हम उसमें मुहावरे का इस्तेमाल करके वह कथन प्रभावशाली बना सकते हैं। तो मुहावरे अपने सामान्य अर्थ से अलग अर्थ देते हैं, है ना। हमारा सामान्य अर्थ जो होता है ना, बहुत दिनों में मिले, तो सामान्य अर्थ से अलग अर्थ क्या दिया उसमें, तो तुम तो ईद का चांद हो गए, है ना। तो मुहावरे क्या करते हैं, तो अपने सामान्य अर्थ से अलग अर्थ देते हैं। न तो कोई व्यक्ति चांद बन सकता है और नहीं किसी का दिल बाग बन सकता है। किसी के पेट में चूहे भी नहीं घुस सकते, तो कूदना तो दूर की बात है। तो बच्चों, मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी बन सकती है, प्रभावशाली बनती है। मुहावरों के प्रयोग से क्या होता है, तो हमारी जो भाषा है, हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो कथन है, वो प्रभावशाली हो सकता है। तो इससे अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ सकती है। मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये वाक्य का हिस्सा बनकर आते हैं। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशिष्ट अर्थ देते हैं। मुहावरे क्या है बच्चों, तो वह सामान्य अर्थ न देकर विशिष्ट अर्थ देते हुए वह वाक्यांश है। तो चलो देखते हैं कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उसका प्रयोग कैसे करना है, हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे वो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मैं आपको मुहावरा पूछूंगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको उसका अर्थ लिखना होगा और उसको वाक्य में प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मुहावरा देखिए, अंधे की लाठी होना। ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अंधे की लाठी होना, तो उसके बाजू में आपको क्या लिखना है, एकमात्र सहारा होना, ठीक है। एकमात्र सहारा, तो अंधे की लाठी होना, उसका अर्थ आपको लिखना होगा एकमात्र सहारा। आपको नोटबुक में भी इसी प्रकार से लिखना है, सामने उसका अर्थ और नीचे वाक्य लिखना है। हेडिंग लगा के वाक्य, फिर डैश करके आपको वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनेगा,
मुसीबत के समय ईश्वर की अंधे की लाठी है। एकमात्र सहारा किसका रहता है मुसीबत के समय में? ईश्वर का ही रहता है। तो आपको जब मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हो तो वाक्य का अर्थ समझकर मुहावरा ही आपको लिखना है। देखो यहाँ पे जैसे मुसीबत के समय ईश्वर ही अंधे की लाठी है, तो अंधे की लाठी वही शब्द का मुहावरे का शब्द का ही प्रयोग करना है, अर्थ लिखना नहीं है। नहीं तो कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि मुसीबत के समय में ईश्वर ही एकमात्र सहारा है, तो ये वाक्य आपका गलत कहलाएगा, है ना। तो आपको मुहावरा जो दिया है उसी का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। अंधेरे घर का उजाला, दूसरा देखो, अंधेरे घर का उजाला, उसका अर्थ क्या होगा? इकलौता पुत्र। तो वाक्य बनेगा, त्रासदी के कारण पूरा परिवार उजड़ जाने के बाद नरेश ही अंधेरे घर का उजाला है, मतलब एकलौता पुत्र है, ठीक है। अक्ल का दुश्मन, तो मूर्ख व्यक्ति। रवि को समझाने से क्या लाभ? वह तो अक्ल का दुश्मन है, अपना भला बुरा भी नहीं समझता, है ना। फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना, समझ में न आना। कितनी बार समझाया कि नशा करना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, उसका अर्थ होगा अपना काम निकालना। स्वार्थी लोग किसी की चिंता नहीं करते, अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपना राग अलापना, उसका अर्थ होगा अपने बारे में ही बात करना। तुम अपना ही राग अलापते रहोगे या मेरी भी सुनोगे, मतलब अपनी ही बात करते रहोगे या फिर मुझे भी कुछ बोलने दोगे, है ना। आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। अनुचित काम करते समय पिता से आंखें चार होते ही वह शर्म के मारे छिप गया। अनुचित काम करना मतलब किसी को पसंद ना आए वैसा काम करना, है ना। फिर आंखें दिखाना मतलब धमकाना या फिर डराना। अध्यापक के आंखें दिखाते ही सारी कक्षा मौन हो गई, मतलब सब बच्चे शांत हो गए। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। प्रधानमंत्री के आने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में अपनी आंखें बिछा दी। आंखें फेर लेना, ये सब एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। तो बच्चों आपको ये इसी प्रकार से याद रखना है ना। आंखें फेर लेना यानी बदल जाना। स्वार्थी लोग मतलब पूरा हो जाने पर आंखें फेर लेते हैं। आँखों में खटकना, बुरा लगना। यह असुंदर चित्र बहुत दिनों से मेरी आँखों में खटक रहा है। यह असुंदर चित्र मतलब जो पसंद नहीं, सुंदर नहीं है, वैसा चित्र बहुत दिनों से मेरी आँखों में खटक रहा है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। पुलिस की आँखों में धूल झोंक कर भागना आसान नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ये 12 समझा रही हूँ मुहावरे। आपके टेक्स्ट बुक में इससे ज़्यादा दिए हैं, तो आपको सारे मुहावरे याद कर लेने हैं, ठीक है। 60 दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारे मुहावरे आपको समझने हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या है बच्चों? तो शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोकोक्ति शब्द कैसे बना है? लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित बात। उक्ति मतलब बात, कोई बात बोलना, जो हम बात करते हैं ना, वो लोकों में प्रचलित हुई बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोकोक्ति को? कहावत। लोक जीवन में हुए अनुभव ही लोकोक्ति का रूप ले लेते हैं। जैसे एक करेला दूजा नीम चढ़ा, एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। मतलब करेला का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना। दूजा नीम चढ़ा, तो एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। नीम का भी कैसा होता है? कड़वा ही होता है ना। तो इसका अर्थ कड़वापन होता है। नीम में भी यही गुण है,
एक से अधिक दोष मिल जाने पर इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे भीम झगड़ालू तो है ही, अब झूठ भी बोलने लगा है, तो इसे कहते हैं एक करेला दूजा नीम चढ़ा। समझ में आया? तो एक जैसा गुण एक दूसरे में मिल जाने से वह इस लोकोक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भीम कैसा है? झगड़ालू तो है ही, परंतु झूठ भी बोलने लगा है। तो दोनों उसके दोष है, तो इस दोष पे मिल जाने पर यह कहावत कही जाती है। ठीक है, लोकोक्ति कही जाती है। आगे देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। जो पहले हमने मुहावरा देखा वो, और अब जो लोकोक्ति देखी वो। तो मुहावरा क्या है बच्चों? तो वाक्य का हिस्सा या अंग होता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्य का हिस्सा और अंग होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति कैसे प्रयुक्त होती है? स्वतंत्र वाक्य में प्रयुक्त होती है। वाक्य का अंग होने के कारण कर्ता और कर्म के लिंग, वचन तथा क्रिया के काल, वाच्य आदि का प्रभाव मुहावरे पर पड़ता है। जैसे चोर 9 2 11 हो गया। चोर क्या हो गया? तो 9 2 11 हो गया। बच्चे 9 2 11 हो गए। देखो, हो गया और हो गए, है ना? तो लिंग, वचन तथा क्रिया के काल, वाच्य आदि का प्रभाव मुहावरे पर पड़ता है। महिला पर्स झपट कर 9 2 11 हो गई। देखो, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ से 9 2 11 होने में ही भलाई है। अब तो 9 2 11 हो लो। तो हम एक ही शब्द का अलग अलग लिंग, वचन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रभाव मुहावरे पर पड़ता है। जबकि स्वतंत्र वाक्य होने के कारण लोकोक्ति पर कर्ता और कर्म के लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। स्वतंत्र वाक्य होने के कारण क्या होता है? लोकोक्ति में कर्ता और कर्म में लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। वह एक उदाहरण के रूप में ज्यों की त्यों ले ली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, तुमने खेल योजना के बारे में बताकर सब चौपट कर दिया। तुमने खेल योजना के बारे में बताकर सब चौपट कर दिया। ठीक ही कहा गया है, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब खेल योजना कुछ बना रहे थे बच्चों, तो उसको किसी एक ने बता दिया और उसका जो खेल था वो चौपट कर दिया। तो उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाएगा? घर का भेदी लंका ढाए। तो यहाँ पे बच्चों कुछ लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ और उसका प्रयोग दिया है। आपको एग्जाम में जैसे मैंने मुहावरे में समझाया वैसे ही ये लोकोक्तियाँ भी लिखनी है, अर्थ लिखना है आपको और वाक्य का प्रयोग भी करना है। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। अंधों में काना राजा, उसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। पूरे मोहल्ले में बस अमिता ही गिटार बजाना जानती है, इसलिए सभी बच्चे उसका आदर करते हैं क्योंकि वह अंधों में काना राजा है। समझ में आया? पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही लड़की है गीता जो गिटार बजाना जानती है ना? तो इसलिए सब बच्चे उसको क्या करते हैं? तो आदर करते हैं, उसका आदर करते हैं क्योंकि वह अंधों में काना राजा मतलब मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान, उन लोगों से थोड़ी ज़्यादा अक्लमंद है ना? एक पंथ दो काज, तो एक साथ दो काम हो जाना। इसका अर्थ होगा एक साथ दो काम हो जाना। एक पंथ दो काज, है ना? मैं तो सब्जी खरीदने बाजार गई थी, ताज़े फल भी मिल गए, इसी को कहते हैं एक पंथ को एक पंथ दो काज, मतलब एक ही साथ में मेरे दो काम हो गए। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई न देना, मतलब हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो कमी है वो नहीं दिखाई देना। चिराग तले अंधेरा। पड़ोस की अम्मा सभी को सफाई रखने की सलाह देती है लेकिन उनका घर भी बहुत गंदा रहता है, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा, है ना? समझ में आया? जब वाक्य बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा ये। उसका अर्थ बराबर ध्यान से समझना है, तभी आप वाक्य भी बना सकते हो, नहीं तो फिर नहीं बना सकोगे, है ना? चोर की दाढ़ी में तिनका,
तो उसका अर्थ होगा अपराधी को स्वयं शंका बनी रहती है, अपराधी को स्वयं शंका बनी रहती है। पिताजी ने जब घड़ी के बारे में अनिल से पूछा तो साहिल बीच में ही बोल पड़ा कि उसने घड़ी नहीं देखी। यह तो वही बात हुई चोर की दाढ़ी में तिनका। दूध का दूध, पानी का पानी। निष्पक्ष न्याय करना। पंचों ने सही फैसला सुनाया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलवान की ही जीत होती है। सेठ ने अपने रुतबे के बल पर सोनाली का मकान हड़प लिया। हाँ भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारी कहावतें तो आपने सुनी ही होगी, है ना। दूध का दूध, पानी का पानी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो ये सब आपको याद कर लेनी है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सुहेल ने जुए में अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, अब कंगाल हो गया। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको 7 कहावत यानी कि लोकोक्तियाँ समझा रही हूँ, ठीक है। ये आपने समझ में लेना है और बाकी की जो है 15 दी है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो ये सारी कहावतें लोकोक्तियाँ आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा कैसी बनती है, तो सुंदर और प्रभावशाली बनती है ना। मुहावरे ऐसे वाक्यांश है जो विशिष्ट अर्थ देते हैं। लोकोक्तियाँ स्वतंत्र वाक्य के रूप में आती है, ठीक है। ये याद रखना है। वाक्य का अंग होने के कारण कर्ता, कर्म के लिंग, वचन, क्रिया, काल, वाच्य आदि का प्रभाव मुहावरे वाली रचना पर पड़ता है। तो बच्चों, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको सब याद कर लेनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।